डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब एडुकेयर में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है पेपर 2 का है। अभी तक मैंने फ्रेंड्स बहुत सारे वीडियो पेपर 1 का डाला है, पेपर 2 का नहीं डाला था, इसलिए मैंने सोचा कि पेपर 2 का भी मैं करवाऊं। आप लोगों का एक कमेंट भी आया था कि पेपर 2 का आप करवाओ, तो पेपर 2 का मैं आज मैथमेटिक्स करवाने वाली हूं। क्योंकि फ्रेंड्स सीडीपी हिंदी इंग्लिश कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पेपर 1 की ही तरह है। अगर आप पेपर 1 में सीडीपी का प्रिपरेशन किए हैं तो पेपर 2 का भी हो जाता है, सेम सिलेबस दोनों में है। लेकिन फ्रेंड्स मैथमेटिक्स का थोड़ा सा लेवल पेपर 1 से अलग होता है। पेपर 2 में साइंस इसमें हो जाता है, पेपर 1 में आपका ईवीएस रहता है। तो मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स और साइंस मैं करवाती हूँ। तो 30 क्वेश्चन का हमारा सेशन होता है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है सीटेट का। और फ्रेंड्स ये जो पेपर आज का है 1 जनवरी 2022 में जो ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का ऑनलाइन पेपर, वही पेपर है, 1 जनवरी वाला पेपर है। और मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स PYQ करवाई जा रही है, PYQ की सीरीज चल रही है, तो सारी वीडियो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम सेशन में अपने। और 31 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आप देखिए। फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि 198, 135, 108 का एलसीएम और एचसीएफ का योग निकालिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एलसीएम निकालना होगा 198। तो इसको पहले आप फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये आएगा फ्रेंड्स 2 × 3 × 3 × 11। इसको आप एलसीएम आपको तोड़ने आता होगा, आप तोड़ लीजिएगा। 135 को अगर आप तोड़ते हैं तो ये फ्रेंड्स आपका आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 5। और 108 को अगर आप तोड़ते हैं तो ये आएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, इसको अगर आप तोड़ते हो तो ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम मैक्सिमम टाइम्स जो आता है वही आपका एलसीएम होता है। तो देखिए 3 मैक्सिमम 2, इसमें 2 मैक्सिमम टाइम्स कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 × 2 कर लेंगे। 3 कितने बार मैक्सिमम टाइम्स आया है, 3 × 3 × 3 3 बार आया है। और 5 तो एक ही बार आया है, 11 भी एक ही बार आया है। मैक्सिमम टाइम्स देखना है, सभी में का आपको मिलाना नहीं है। ये देखना है कि 3 अगर दोनों में आया है तो मैक्सिमम कितना आया है। एक में 2 बार आया है, एक में 2 बार, और 108 वाला में 3 बार आया है। तो हम ये 3 बार ही मैक्सिमम टाइम्स वाला लिखते हैं। 2 फ्रेंड्स देखिए आया है, मतलब कोई भी डिजिट आपको यहाँ पर देखना होगा कि वो मौजूद होना चाहिए तीनों में से किसी में भी, और मैक्सिमम टाइम्स जो मौजूद होगा वही यहाँ लिया जाएगा। तो 2 × 2 आप करेंगे तो 4, और उसके बाद 4 3 जा आपका हो जाएगा 12, 12 3 जा आपका हो जाएगा 36। उसके बाद फ्रेंड्स ये मल्टीप्लाई पूरे को कराएंगे, इंटू इसी प्रकार से आप कराएंगे तो 5940 ही आएगा। ठीक है, अब हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो एचसीएफ होता है फ्रेंड्स कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोनों में क्या मौजूद है, 3 इसमें 2 बार है, इसमें 3 3 बार है, तो 2 बार ही कॉमन हुआ। इसमें भी 3 3 बार है तो 2 बार ही कॉमन हुआ, तो यानी कि 3 × 3, यानी एचसीएफ कितना हो गया 9, एलसीएम हो गया 5940। तो इन दोनों का सम पूछा जा रहा है, तो सम आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 5949, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 32 में देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, देखिए 4 5 0 3 3 8, इसको एक साथ भी ऐसे लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये डिवाइड है तो इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 2 4 5 1 2 5, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। जब इंटू में करेंगे तो हम सबको एक साथ हम रूट लगा लेते हैं, क्योंकि बात एक ही हुआ फ्रेंड्स, अलग अलग आप लगाइए एक साथ। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि एक तरीका है कि आप इसको कट कीजिए, जितनी बार आप कट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 5 से अगर कट करूँ तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 49, और यहाँ पर हो जाएगा 25। फिर 5 से अगर कट करें तो ये 5, ये 90, फिर ये 5 से कट होगा तो 18, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो जो आपका कट होगा 2 से तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये 169, यानी कि 9 49 169, ये रूट में आपका बच गया। जो फ्रेंड्स आप देखेंगे 9 का क्या हो जाएगा 3, 49 का 7, और 169 का 13, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो यानी कि 7 3 जा 21/13, 21/13 ये आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगता है थर्ड ऑप्शन आपका है, हाँ 21/13 थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। एक और तरीका है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 4 5 0 रूट में है और नीचे क्या है 3 3
8 है, फिर यहाँ पर डिवाइड है और 125 और नीचे में 245। तो फ्रेंड्स 405 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 225, ठीक है। और 338 को 2 × 169 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको एक साथ रूट में कर देते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 × 25 और नीचे में आपका हो जाएगा 5 एक मिनट इसको हटाना होगा 5 × 49, यहाँ 49 हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में है, देखिए यहाँ 2 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया। अब देखिए 225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 15, तो 15 हो जाएगा। 169 का 13 डिवाइड है तो इंटू कर देते हैं, नीचे 49 है तो इसका 7 ऊपर चला जाएगा और इसका 25 का 5 नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर 5 3 = 15 यानी कि 21/13 ऐसे भी आप कर सकते हैं, या इसको आप कट कर लीजिए, है ना, सिंप्लीफाई करना है तो थर्ड आपका आएगा ऑप्शन। आगे हम देखते हैं 33 में देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, ए का वैल्यू दे रखा है, बी का दे रखा है, ए प्लस बी का इन्वर्स एंड ए इन्वर्स बी इन्वर्स आपको निकालना है, इनको इंटू कराना है। तो पहले ए प्लस बी का इन्वर्स आप निकाल लीजिए। तो देखिए 5/11 प्लस 3/7, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, आपका ये हो जाएगा 77, एलसीएम 77 हो जाएगा और 11 7 जा तो ये 7 आ जाएगा और 7 5 जा 35 आ जाएगा। ये सब तो फ्रेंड्स आप लोगों को आता होगा, इसलिए मैं फास्ट कर दे रही हूँ। 7 से अगर 77 में आप डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 11 × 3 = 33। आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 68/77, बट इनका क्या है, ये इन्वर्स, इनका ये इन्वर्स करेंगे तो 77/68 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका निकाल लीजिए, इसका ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा 11/5, ए का वैल्यू 5/11 है, लेकिन ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, तो 11/5 प्लस बी इन्वर्स क्या हो जाएगा 7/3, क्योंकि 3/7 बी का वैल्यू है, बट बी इन्वर्स हम लिखेंगे तो 7/3। अब इसको अगर आप करेंगे तो ये 15 हो जाएगा एलसीएम, 5 × 15 3 11 × 33 3 × 5 15 5 7 × 35 यानी कि 68/15 ये आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको क्या करना है, इंटू कराना है, तो इसमें आप 68/15 से क्या कर दीजिए, इंटू करा दीजिए, 68 कट जाएगा और 77/15 आपका आंसर आ जाएगा। 77/15 देखिए ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 33 तो आपने देख लिया, वही मैंने बताया। अब हम देखते हैं 34 में फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सत्य नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सत्य नहीं है आपसे पूछा गया है। प्रत्येक अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होती है, ये बात गलत है। अभाज्य संख्या जिसका फैक्टर 2 होता है, ओनली 2 फैक्टर होता है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर। लेकिन फ्रेंड्स ये विषम संख्या होती है कह रहा है, एक विषम संख्या होती है, ज़रूरी नहीं है। जैसे देखिए 2 क्या है, सम संख्या है ना, लेकिन ये अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर होंगे, ये 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, बस इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो 2 क्या है, विषम है, जबकि यहाँ पर कह रहे हैं तो ये गलत है, ये बात गलत है, हमसे गलत ही पूछा गया है, लेकिन गलत ये है, ठीक है, स्टेटमेंट। चलिए सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है, ये भी बात गलत है, सभी संख्या भाज्य नहीं होती है, क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन ये सम संख्या भी तो है ना। तो फ्रेंड्स ये भी बात गलत हो गया। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होती है, ज़रूरी नहीं है। जैसे देखिए 2 अभाज्य संख्या, तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, ठीक है। अब देखिए 7 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, 5 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, तो ये तो आप देखेंगे भाई सम ही आ रहा है। लेकिन 2 और 3 को आप जोड़िए तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, ये सम है नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है सदैव, मतलब हमेशा सम आएगा, तो ये भी बात गलत हुआ ना, विषम भी आ रहा है, 2 अभाज्य संख्या को जोड़ने पर विषम भी आ रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि हमेशा सम आएगा, इसलिए भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। उसके बाद यदि एक सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, देखिए सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से विभाजित होता है उसी को 2 सम संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि विभाजित करने पर भागफल हमेशा विषम आएगा। ऐसे कैसे कि हमेशा विषम आएगा, जैसे मान लीजिए 12 है, 12 सम संख्या है, इसको हम 2 से भाग देंगे तो भागफल यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 क्या है विषम है, सम है, और यहाँ कह रहा है कि भागफल हमेशा विषम आएगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत, यानी कि चारों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अब चारों गलत है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गलत आपसे पूछा गया है कि कौन कौन गलत है, और चारों गलत है A B C D, इसलिए ऑप्शन थर्ड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं 35। 35 देखिए सही कथन की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर सही कथन आपको ढूंढना है फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है कि किन्हीं दो पूर्णांक ए और बी के लिए a इंटू माइनस बी हमेशा ऋणात्मक होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, जैसे a का वैल्यू मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं और b का वैल्यू माइनस हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ और माइनस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस में ना, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ऋणात्मक आया नहीं आया। जब हम b का वैल्यू माइनस में लेंगे, ऑलरेडी ये माइनस है तो फिर तो प्लस हो जाएगा, ऋणात्मक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है a माइनस बी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कन्फ्यूज़ आप हो सकते हैं। एग्जाम में बच्चे क्या कर देंगे a माइनस बी तो माइनस ए बी होगा यानी कि ऋणात्मक होगा, ऐसे वो सोच कर देंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि a और b पूर्णांक कहा गया है, इंटीजर कहा गया है। तो अगर इंटीजर जो निगेटिव वाले नंबर होते हैं वो भी इंटीजर होते हैं, तो b को अगर हम निगेटिव लेते हैं या हम a को ही निगेटिव ले लेते हैं, मान लीजिए -3 भी एक इंटीजर है और इनटू हम 2 ले लेते हैं b का और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी यह दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस आया ना, बट यहाँ पर करें हमेशा ऋणात्मक होता है तो ये बात क्या है गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का अंतर धनात्मक नहीं हो सकता है। करें दो ऋणात्मक पूर्णांकों का अंतर धनात्मक नहीं हो सकते हैं, जबकि ये गलत है। जैसे मान लीजिए -10 है, ठीक है, और -2 कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ये तो आप देखेंगे तो क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर -8 यानी ऋणात्मक हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर धनात्मक नहीं हो सकता है। अब मैं आपको धनात्मक करके दिखा रही हूँ। -10 में से अगर -15 को आप माइनस करते हो, -10 में से, क्योंकि -10 भी एक ऋणात्मक है, -15 भी एक ऋणात्मक है, और इन दोनों का हम क्या निकाल रहे हैं अंतर, मतलब माइनस। तो -10 यहाँ पर माइनस +15 और प्लस माइनस करेंगे तो 5 आ गया ना धनात्मक, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि धनात्मक नहीं हो सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है। अब आगे यहाँ पर देखते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक का एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से गुणनफल एक ऐसा पूर्णांक प्रदान करेगा जो दोनों पूर्णांक से छोटा होगा। करें एक ऋणात्मक पूर्णांक का एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से गुणनफल दोनों पूर्णांक से छोटा होगा, ये तो बात गलत है। माइनस अगर हम 3 -2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6, जो कि इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, बट यहाँ कह रहे हैं कि दोनों से छोटा होगा। दोनों अगर ऋणात्मक होगा तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो तो धनात्मक आएगा, और जब धनात्मक आएगा तो हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक क्या होता है बड़ा होता है, बट यहाँ कह रहे हैं कि छोटा होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो अब एक ही स्टेटमेंट बच गया जो आपका सही होगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 0 से छोटा होगा, ये बात सही है। जैसे मान लीजिए -5 × 3 करते हैं, एक ऋणात्मक ले लिया और दूसरा धनात्मक ले लिया, इसका इंटू क्या हो जाएगा -15। -15 क्या है 0 से छोटा है, 0 से जो छोटा होगा वही तो माइनस में चला जाता है ना, तो ये बात सही है। चौथा आपका ऑप्शन सही है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं 36 में फ्रेंड्स क्या है कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज उसको बोलते हैं जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं, और यहाँ पर जो विकर्ण, यहाँ पर 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है, और इनका क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 d1 × d2, यानी कि दोनों उसके विकर्णों का योगफल डिवाइडेड बाई 2, ये होता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल यहाँ दे दिया है 5580, आप यहाँ लिख लीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि इसका एक विकर्ण 70 मीटर क्या है लंबा है। क्या कर रहे हैं कि एक विकर्ण की लंबाई भी दे दिया है, लेकिन दूसरा विकर्ण यहाँ पर नहीं दे रखा है, दूसरा विकर्ण यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए 5580 = 1/2, और एक तो है 70 और दूसरा d2 नहीं दिया है तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये कट करेंगे तो 35 d2 = क्या आ गया 5580। अब d2 = क्या हो जाएगा 5580/35, यानी कि यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो इंग्लिश वाला में देख लीजिए 55, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 5880 है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू दोनों में अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं 5880 यहाँ दिया है, बट यहाँ पर क्या दिया है फ्रेंड्स 5580। तो इंग्लिश वाला को आपको हमेशा राइट मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 5880 और 35 d2 आया, ठीक है। तो d2 अगर आप निकालेंगे तो इसको कट करेंगे, तो कट करेंगे तो ये आपका 168 टाइम्स में कट होगा। आप डिवाइड कर लेंगे फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं डिवाइड करके यहाँ नहीं दिखा रही हूँ, आप डिवाइड खुद कर लेंगे। तो d2 आ गया 168। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या निकालना है,
उसके भुजा निकालना है। तो सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को लंबसम विभाजित करता है, ठीक है, 90 डिग्री पर इक्वल इक्वल कट करता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि एक विकर्ण 70 सेंटीमीटर था तो ये 35 हो जाएगा। और दूसरा थोड़ा बड़ा पिक्चर बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये फ्रेंड्स आपका मान लीजिए कि 70 है विकर्ण, तो ये आपका कितना हो जाएगा 35। दूसरा हमने बताया 168, तो 168 का हाफ कितना हो जाएगा 84। तो एक त्रिभुज आप ए ओ बी लेकर चलिए कोई भी, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आप ए ओ बी अगर लेकर चलते हैं तो देखिए फ्रेंड्स एक आपका है 84 और एक आपका ये है 35, ये 90 है, तो ये साइड आपका है, यही ना ए बी साइड है, ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, तो ए बी आपका साइड है। ये कैसे निकालेंगे 84 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर रूट, यही ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब देखिए 84 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 84 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1225 अब प्लस 35 का आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 35 का 1225 हो जाएगा। अब आगे पीछे मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, 7056। ये 84 का स्क्वायर है फ्रेंड्स और ये 35 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका सम अगर आप देखेंगे तो कितना होगा 8281 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 91 और इसका यही भुजा आपका हो गया 91 यानी कि 91 और 2 आपका हो जाएगा ऑप्शन सही। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक विकर्ण दिया हुआ है 70, दूसरा विकर्ण नहीं दिया हुआ है और 1/2 इंटू D1 इंटू D2 ये फार्मूला होता है और यहाँ पर 5880 ये क्षेत्रफल दे रखा है। यहाँ से D2 पहले निकाल लेंगे, D2 का आधा कर देंगे, D1 का आधा कर देंगे। ये 90 डिग्री होता है क्योंकि इसका विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करता है, समचतुर्भुज है, इसलिए मैंने बोला कि लंबसम विभाजित करते हैं। तो आप ये साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, ठीक है। आगे हम चलते हैं 37 में क्या है कि भुजा x वाले वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए जिसका भुजा x है इसका क्षेत्रफल क्या होगा x स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। कह रहा है कि आधार x वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना। देखिए एक त्रिभुज है जिसका बेस x है और हाइट नहीं पता, ठीक है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा ना। तो बेस यहाँ पर x मानना है और हाइट है h, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इसका 2 गुना यानी 2 से इंटू करा दिया और ये किसके बराबर होगा, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर है, हमने इक्वल कर दिया, यहाँ से 2 कट जाएगा, एक x भी कट जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया h, यानी जो हाइट है वो कितना आया x आया, तो x इकाई, ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 38 में देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है। देखिए जो लंबवृत्तीय बेलन होता है ना, इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और फ्रेंड्स टोटल आप निकालेंगे तो ऊपर वाले फेस का भी और नीचे वाले फेस का, यानी कि πr स्क्वायर होता है एक फेस का, 2 फेस है तो 2πr स्क्वायर, यानी कि 2πr कॉमन ले लेंगे h प्लस r, ये टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो कि यहाँ पर दे रखा है 3.52, ये दे रखा है मीटर स्क्वायर, त्रिज्या भी दे रखा है। तो फ्रेंड्स आपको बेलन की ऊंचाई निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सारे वैल्यू रख देने हैं, जैसे कि 2πr r प्लस h इक्वल टू 3.52, यही है ना। पाई का वैल्यू देखिए 22/7 लेना है और आर का वैल्यू 0.35, तो 0.35 को हम यहाँ पर 35/100 कर देते हैं और फिर आर का वैल्यू कितना है 35/100 प्लस एच का वैल्यू नहीं पता और ये 352/100, ऐसे हम कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखिए कटेगा 35 5 टाइम्स में, तो 5 दूनी 10 और यानी कि 220/100, 220/100 ये हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 35/100 प्लस एच और ये आपका हो जाएगा 352/100। अब देखिए फ्रेंड्स इसको ना उधर लेकर जाइए, इस साइड लेकर जाएंगे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, अगर आप नोट किए होंगे तो। इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा 35/100 प्लस एच, ये तो था ही, और ये 352/100। जब राइट साइड वाला जो वैल्यू था 220/100, इसको जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 100/220 हो जाएगा, ये 100 कट जाएगा, ठीक है। एच निकालना है तो 352/220 माइनस 35/100
100 ये कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एच यहाँ से निकालना है। देखिए एक बार यहाँ कटा लीजिए, ये 2 से कट करेंगे तो 176 और ये 110 हो जाएगा। एच इक्वल टू फिर ये 11 से कटाएंगे तो ये 16 टाइम्स में जाएगा और नीचे में एक 0 बचा हुआ है तो 1.6 हो जाएगा और इसको आप करेंगे तो 0.35 होगा। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स आपका कितना आएगा 1.25 आएगा। इसको माइनस कीजिए 1.25 आएगा, यानी कि एज का वैल्यू कितना आ गया 1.25। 1.25 को 125 बटा आप 100 लिख सकते हैं और इसको कटाएंगे तो 25 बचे 25 से 25 चौका 100 यानी कि 5/4 है और 5/4 ऑप्शन आपके फर्स्ट में ही है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 39 में फ्रेंड्स आप देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, विभिन्न पर्चियों पर संख्या। देखिए विभिन्न पर्ची पर संख्या क्या है, 12 है, 13 है, 14 है और इस तरह से ये कहाँ तक है 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19, ठीक है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 यहाँ तक, सॉरी 42 नहीं है, इसको नहीं 41 तक है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 12 से लेकर 41 तक संख्या ऐसी पर्ची पर अलग अलग लिखी हुई है। ठीक है, इन पर्चियों को एक थैले में रख दिया गया, अलग अलग एक छोटा छोटा पर्ची था, ये नंबर लिखा हुआ था। टोटल नंबर आप देखिए 12 से 41 तक है तो 41 माइनस 12 की जगह मतलब 12 तो 11 को नंबर 1 से 11 तक नहीं है तो 11 माइनस कर दीजिए 41 में से, टोटल 30 ये संख्या है। टोटल आप काउंट करके देखना चाहते हैं तो काउंट करके देख सकते हैं, टोटल ये नंबर 30 है। ठीक है, ये 30 ऐसा पर्ची होगा। 30 पर्ची को क्या कर दिया गया, थैले में राधा बिना देखे मतलब थैले में मिक्स कर दिया गया और उस थैले में से राधा बिना देखे एक पर्ची निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उसके द्वारा निकाली गई पर्ची एक अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान से समझिएगा, अभाज्य संख्या नहीं है कि प्रायिकता आपसे पूछा गया है। तो इसमें से पहले आप देख लीजिए अभाज्य संख्या है कौन। देखिए 13 अभाज्य संख्या है जिसका 2 ही फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या होता है। 17 आपका अभाज्य संख्या, 19 आपका अभाज्य संख्या है, उसके बाद 23 आपका अभाज्य संख्या है, फिर आपका 27 नहीं है, 29 आपका अभाज्य संख्या है, 31 आपका अभाज्य संख्या है, उसके बाद फिर आपका 37 अभाज्य संख्या है, फिर आपका 13 39 ये नहीं है, फिर 41 आपका अभाज्य संख्या है। तो टोटल अभाज्य संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए टोटल 30 संख्या है और 30 में से 8 क्या है अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कितना हुआ, तो फ्रेंड्स भाज्य संख्या 22 हुआ ना। और आपसे क्या पूछा गया कि उस पर्ची पर अभाज्य संख्या नहीं है मतलब भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या होने का प्रायिकता कितना हो जाएगा 22 बटा टोटल है 30। 22 बटा 30 ये कट जाएगा 11 बटा 15। 11 बटा 15 ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये थर्ड में है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, कुल प्रेक्षणों का माध्य 54 है। अब देखिए यहाँ पर कुल प्रेक्षण, अब जो भी डाटा है उसका माध्य 54 है बट डाटा यहाँ पर नहीं पता कितना है तो हम मान लेते हैं डाटा n है। ठीक है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 8 की वृद्धि करके प्राप्त योग को 2 से भाग दिया जाए तो परिणाम प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कुल प्रेक्षण को हम n मान लेते हैं तो यहाँ पर होता है क्या है, कुल प्रेक्षण बाई प्रेक्षण का नंबर, ठीक है, प्रेक्षणों का योग यानी कि सम, ठीक है, प्रेक्षणों का सम बाई प्रेक्षणों का नंबर, यही होता है माध्य। ठीक है, यही होता है माध्य। तो अगर हमें सम निकालना हो तो क्या करेंगे, 54 इंटू नंबर को हमने n मान लिया है तो 54n, ये सम हो जाएगा, कुल प्रेक्षणों का सम हो जाएगा 54n। अब कह रहे हैं कि 8 वृद्धि कर दी जाए, अगर प्रेक्षणों में 8 को और प्रेक्षण बढ़ गया तो इसका क्या हो जाएगा 8n हो जाएगा और मतलब 8 को बढ़ गया तो यानी कि 8n इसमें और ऐड कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ दिए, हम जोड़ दिया, उसके बाद कह रहे हैं कि 2 से भाग दे दीजिए तो हम 2 से भाग दे दिए। ठीक है, तो अब कह रहे हैं इसका माध्य क्या होगा, देखिए 54 प्लस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो 54 और 8 8 4 12 यानी कि 62 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 62 n बाई 2, 62 n बाई 2 यानी कि 31n ये आपका सम आया प्रेक्षण का, बट हमें माध्य पूछा जा रहा है। तो माध्य क्या होता है, प्रेक्षण का सम, तो प्रेक्षण का सम 31n आया और प्रेक्षण की संख्या, तो प्रेक्षण की संख्या हमने क्या माना है n माना है, तो ये कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 31, ये औसत आया प्रेक्षण का। फिर से इसको समझ लीजिए, देखिए टोटल प्रेक्षण का माध्य दिया है 54,
ठीक है। तो प्रेक्षण का माध्य 54 दिया है, तो हमने मान लिया टोटल प्रेक्षण कितना है n, तो उसका सम कितना हो जाएगा, प्रेक्षण का सम कितना होगा, प्रेक्षण का सम डिवाइडेड बाई नंबर, प्रेक्षण का सम डिवाइडेड बाई प्रेक्षण का संख्या इक्वल टू औसत। ये ना औसत का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर से सम अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, 54n हो गया, 54n हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि 8 को प्रेक्षण और वृद्धि कर दिया जाए तो वो कुल कितना हो जाएगा, 8n हो जाएगा। तो उसका सम जो 8 को बढ़ा है उसका सम कितना हो जाएगा, 8n। जब 54 को इसका माध्य 54n और प्लस क्या हो जाएगा, 8n। तो नया जो प्रेक्षण का योग होगा वो कितना हो जाएगा, 54n प्लस 8n। और इसको कह रहे हैं कि 2 से भाग दे दिया जाए, 2 से अगर हम भाग दे देते हैं तो 62n/2 यानी कि 31n आता है, 31n। ये प्रेक्षण का सम आया। और प्रेक्षण का हमें नया प्रेक्षण का जो मतलब आ रहा है प्रेक्षण, उसका माध्य निकालना है। तो नए प्रेक्षण का जो सम है 31n आया है और नंबर कितने हैं, n है। तो सम बाई नंबर यही होता है माध्य। तो 31 आया आपका प्रेक्षण, ऑप्शन 2 आपका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 41 में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 9x² प्लस 4y², इसको इंटू कराना है 3x प्लस 2y, उसके बाद 3x माइनस 2y, ठीक है, 1 मिनट, 2y इससे इंटू कराना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, 9x² प्लस 4y², ठीक है। ये a प्लस बी a माइनस बी है ना, a प्लस बी और a माइनस बी है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² यानी कि 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x² माइनस b² एंड 2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4y² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² मतलब 9x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b², तो b का वैल्यू कितना है, 4y² और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 9x² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 81, x के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 16, y के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 81 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 81x के पावर 4 माइनस 16y के पावर 4, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 4 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब हम देखते हैं 42 में जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, देखिए यहाँ पर इसको भी सॉल्व करना है, a² माइनस b² प्लस a प्लस b, ठीक है। इसको हम सीधा ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है तो आप देख लीजिए, a² माइनस b² को हम a प्लस b a माइनस b लिख देते हैं, ठीक है, प्लस a प्लस b, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में क्या है, इसमें a माइनस बी है और इसमें भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी हम कॉमन ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, a बच जाएगा प्लस b बच जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले में a प्लस b दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, a प्लस b हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, a माइनस बी बचा और प्लस a बचा, ठीक है। और नीचे में a माइनस बी a प्लस b, तो यहाँ पर a प्लस बी कैंसिल हो गया। देखिए a माइनस बी प्लस a, तो a कितना हो जाएगा, 2a माइनस बी, नीचे में a माइनस बी, तो 2a माइनस बी और a माइनस बी ये ऑप्शन होगा। 2a माइनस बी, यहाँ देखिए प्लस है, प्लस नहीं है, माइनस होना चाहिए, तो ऑप्शन हम थर्ड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए थर्ड में है 2a माइनस बी a माइनस बी, थर्ड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 43 है ना, हाँ 43। अब देखिए 43 में फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर इसको भी सॉल्व करना है। y यहाँ पर देखिए इसको हम डायरेक्ट करते हैं, फिर से क्वेश्चन ही लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस y प्लस 1/2। ये कैसे हमने किया, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए एलसीएम 2 हमने लिए, तो यहाँ पर 2 इंटू वाई करेंगे, 2y हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है y माइनस 1, ठीक है। और इधर भी एलसीएम 3 ले लेंगे और यहाँ पर 3 माइनस y माइनस 2, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, इस y में से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस y और ये प्लस 1 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। इसका भी 3 माइनस y प्लस 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2y माइनस y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, यानी कि y प्लस 1/2 और इधर क्या हो जाएगा 6 3 9 है ना, और 9 माइनस y/3
ये हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसको क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पर करा करके भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए। यहाँ फ्रेंड्स क्या आपने देखा y + 1/2 आया था, और क्या आया था यानी कि 6 आपका 6 आया था। फिर से मैं यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए मैं भूल गई कि क्या आया था, इसलिए मैं फिर से बताती हूँ। एलसीएम यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 से इसको इंटू कराएंगे तो 2y हो जाएगा, और -y - 1 हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। यहाँ एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 से 3 से इंटू कराएंगे 3, और -y - 2 हो जाएगा, ठीक है। 2y - y + 1/2, यहाँ पर 3 - y + 2/3, यही होगा ना, ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2y में से y गया, कितना होगा, y होगा +1 होगा और /2 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 5, ये 5 होगा, 5 और -y/3, इसको याद रखिएगा, 5 - y/3। चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं, स्पेस वहाँ नहीं है इसलिए मैं इसको हटा दी। y + 1/2 आया था, और यहाँ पर 5 - y/3 आया था, ये आया था ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, 3y + 3 हो जाएगा, इसको इससे इंटू कराएंगे तो इक्वल टू, इसको इससे इंटू कराएंगे तो 10 - 2y हो जाएगा, ठीक है। 3y और इसको इधर लाइए, +2y हो जाएगा, और 10 3 को इधर लाइए -3, तो देखिए 5y = 7, तो y = क्या आ जाएगा, 7/5, y = 7/5 आ गया ना। अब इसमें रख के इसका मान निकाल दीजिए, 5 × 7/5 + 7/2, ये कट गया, 7 7 14 और 2 यानी कि 7। ऑप्शन 7 आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी 4th ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 44 में फ्रेंड्स क्वेश्चन है, इतना में के योग में से इतना को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा। यानी कि देखिए 3x² - 8x, 3x² - 8x + 11 तथा इतना के योग यानी कि -6x² + 12x + 17, इसको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर फ्रेंड्स करेंगे x² - x - 19, ठीक है। इसको तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3x² - 8x + 1 - 6x² + 12x + 17, और साइन इसको चेंज कर दीजिए। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए, यही मैंने लिखा है, साइन चेंज कीजिए, क्योंकि इससे पहले क्या है, ब्रैकेट्स पहले माइनस है, तो -x² हो जाएगा, +x हो जाएगा, +19 हो जाएगा, ओके। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 3x² और -6x² और -x², तो ये देखिए -6 -1 -7x², आप +3x² यानी -4x², ये आ गया। उसके बाद -8x + 12x अब +x, कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 और 1 13 यानी कि 5x + 5x, सॉरी यहाँ 5 होगा, +5x हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 यहाँ पर है और यहाँ 17, तो आपका हो जाएगा कितना, 19। उसके बाद आपका यहाँ पर 1 था, 11 था, 1 नहीं 11 था, तो यहाँ 11 और 17 और 19 इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 47, ठीक है। 47 यानी कि ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 ऑप्शन देख लीजिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं 45 में आपका जो क्वेश्चन है, एक खिलौने का विक्रय मूल्य, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है, यानी खिलौने को 1020 रुपये में बेचा गया, दुकानदार को 20% का लाभ हुआ, तो खिलौने को खरीदा कितने में था। मान लेते हैं खिलौने को x में खरीदा था, तो मतलब कि मान लीजिए 100 रुपये में ख़रीदा है, ऐसे भी मान सकते हैं। 100 रुपये में ख़रीदा है तो 20% लाभ हो रहा है, यानी कि 120 है ना, 120 में वो बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब x में अगर वो ख़रीदा तो x का 20% कितना हो जाएगा, 20 25 100, यानी कि x/5 ये उसको लाभ हुआ। ख़रीदा है x में तो x/5 ये उसको लाभ हुआ, तो यही इतना ही में बेचेगा, यही उसका क्या हो जाएगा,
विक्रयमूल हो जाएगा, है ना। क्रयमूल प्लस लाभ, क्रयमूल प्लस लाभ इक्वल टू विक्रयमूल। तो यहाँ पर देखिए 5x प्लस x यानी कि 6x बटा 5 इक्वल टू 1020। इसको आप कट कीजिए, 6 से कट करिएगा तो 6 कम 6, 6 7 42 और 0 170। तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा, नीचे 5 है तो 17 5 85, 850 रुपये, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 46 में है निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती। देखिए 3 तरह के त्रिभुज होते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज जो होते हैं इसमें सममित रेखा होती है, ठीक है, ये सममित रेखा 3 होती है। जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं जिसके 2 भुजा बराबर होते हैं इसमें भी एक सममित होगा, लेकिन जो स्केलेन ट्रायंगल होता है फ्रेंड्स इसमें सममित नहीं होगा, ठीक है। स्केलेन यानी विषम बाहु त्रिभुज, थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 46 देख लीजिए। अब हम देखते हैं 47 फ्रेंड्स क्या है कि एक समचतुर्भुज में, अब यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज, तो ये होता है समचतुर्भुज, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। एक समचतुर्भुज जिसमें BAC यानी ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री। तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा 50 अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। उसके बाद कर रहे हैं ये देखिए भुजा और ये भुजा बराबर होगा तो ये भी होगा 50। जब ये 50 50 100 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 80। तो D यहाँ निकल गया ना 80, ठीक है। अब फ्रेंड्स DAC तो DAC कितना आ गया है 50। DAC 50 होगा। क्यों 50 होगा? क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि A है, C है, ये D है, तो समचतुर्भुज के चारों भुजा तो बराबर होते हैं, तो ये भी बराबर है। जब ये बराबर है तो बेस पर के एंगल भी बराबर होंगे। जब ये 50 थे, एक BAC दे रखा था 50, तो BAC जब दे रखा था, मैं थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगी। जैसे देखिए BAC ये वाला आपका दे रखा था, BAC ये दे रखा था 50, तो अल्टरनेट एंगल से भी हो जाएगा 50। और देखिए जब ये 50 हो जाएगा तो ये भी होगा 50, क्योंकि बेस पर के दोनों एंगल इक्वल होंगे। जब ये 50 50 100 हो गया तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल का सम 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि D 80 हो जाएगा, ये 80 हो गया और ये 50 हो गया। अब यहाँ पर क्या निकालना है 3D, तो 3 इंटू D का वैल्यू कितना है 50 और -2 AD से कितना दिया है 80। अब देखिए यहाँ पर कितना आपका वैल्यू होगा। अब फ्रेंड्स 3D का जो वैल्यू है 80 है, जस्ट अ मिनट, D का जो वैल्यू है वो 80 आया है, D का जो वैल्यू है कितना आया है 80 आया है। एंगल DAC कितना आया है 50 आया है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 3 इंटू 80 -2 इंटू 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 240 -100, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 140 ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 48। अब देखिए नेक्स्ट 48 में जो क्वेश्चन है वो ये है, ABC और DBC एक ही आधार BC पर तथा उसके एक ही ओर बने 2 त्रिभुज हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि ABC, जैसे मान लीजिए कि ये हम त्रिभुज बना लेते हैं ABC और कह रहा है DBC मतलब BC तो यही होगा कहीं ना कहीं, D जो होगा वो इधर होगा, है ना। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, यानी कि BC ये बेस है, ठीक है, और ये ABC हो गया और ये आपका DBC हो गया, ठीक है। DBC यानी ये D हो गया, ये A हो गया, दोनों का बेस क्या है सेम है। एक ही बेस पर BC पर उसके एक ही ओर बने 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, एक ही ओर बना है, मतलब कि ऊपर में ही दोनों हैं, ठीक है। यदि AC इक्वल टू DB, AC ये AC हो गया और ये DB हो गया, इक्वल हो गया। कह रहा है AB यानी कि ये AB और ये DC इक्वल हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी ABC जो ट्रायंगल है ये सर्वांगसम है किसके। तो देखिए ABC कह रहा है ना, तो अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज़ यहाँ पर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखना है। जैसे देखिए AB जो है AB वो किसके इक्वल है DC के, तो A जो है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, A जो है D के हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहले D होना चाहिए, और जो B है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, B C के हैं, तो फिर DC और उसके बाद ABC। इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में जो C है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, BCD में B के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो DCB। अब देखिए DCB ऑप्शन आपका ये थर्ड में है ना,
DCB हो जाएगा, DCB, DBC है तो है DCB, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन DCB, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा। सब में देखिए CBD BCD, तो इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि करना कैसे है। कुछ नहीं करना है, जो A है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग D होगा, B के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, C होगा, और C का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, B होगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा 48 का। अब हम देखते हैं 49 में क्या है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। अब त्रिभुज यहाँ पर बनाइए, एक यहाँ पर त्रिभुज है ABC, अब कह रहा है BC भुजा को D तक बढ़ाया जाता है, ठीक है, हम बढ़ा देते हैं। कहा जाता है कि एंगल A 40 डिग्री है, ये कितना है, 40 डिग्री है, और AC इक्वल टू BC है, ओके। तो 2ACD 3B बराबर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो एंगल आपसे पूछा जा रहा है वो निकालना पड़ेगा एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल आपसे पूछा जा रहे हैं वो एंगल है कौन, यहाँ पर जो एंगल आपसे पूछा गया है, एक तो B एंगल, तो B का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना होगा। दूसरा ACD, ये एंगल आपको निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि ये दोनों एंगल सेम होगा, ठीक है। अगर ये 40 है तो ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। AC और BC बराबर है, सॉरी ये हमने रॉन्ग साइड इक्वल बता दिया। देखिए ABC ये ट्रायंगल है ना, BC को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर AC और BC, AC ये साइड और BC ये साइड इक्वल है, ठीक है। और एंगल A कितना दिया है, 40 दिया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इसका सम इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। यानी एंगल AC, ये D है, D इक्वल टू 40 प्लस एंगल B, 40 प्लस एंगल B, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या करना है, ACD 40 प्लस, ओके फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि जो आपका ACD है ये आपका हो जाएगा दोनों एंगल का सम, यानी कि 40 प्लस B, ये दो एंगल का सम आपका हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर करना क्या है कि जो ACD आपका है 2ACD प्लस है या इक्वल है, यहाँ पर शायद इक्वल है, प्लस नहीं है, इक्वल है 3B। देखिए हिंदी में थोड़ा मिस्टेक रहता है, इंग्लिश वाला आप देख लीजिएगा, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ACD अगर आप निकालते हो ACD, तो ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 एंगल B बाई 2, यानी कि 3/2 एंगल B, यही नहीं निकल कर आएगा। अब फ्रेंड्स, इसके जगह पर आप रख सकते हैं, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और इसमें ACD का जो वैल्यू आया, जो अभी हमने ये निकाला, इसको क्या कीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, जो 40 प्लस B के इक्विवेलेंट होगा। अब देखिए ACD क्या आया था, 40 प्लस B आया था, है ना। अब ACD 3/2 एंगल B अभी हमने निकाला, और 40 प्लस एंगल B। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 B, और इस B को इधर लाइए तो माइनस B इक्वल टू 40 हो जाएगा। 3B माइनस 2B बाई 2 इक्वल टू 40, तो यहाँ पर B/2 इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एंगल B/2 इक्वल टू 40, तो एंगल B इक्वल टू कितना आ गया, 80 आ गया, 80 आ गया ना, B का वैल्यू 80 आ गया। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जब B का वैल्यू 80 आ गया तो क्या निकालना है, 2ACD इक्वल टू 3 एंगल B, यही था ना। तो यहाँ पर 2ACD हमें निकालना है, और 3 × 80 यानी कि 240 आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बोलेंगे कि ACD नहीं निकालना था फ्रेंड्स, इंग्लिश वाला क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर वही मेरे को लगा कि ये प्लस कैसे दे दिया है। देखिए यहाँ पर प्लस नहीं है, इक्वल दे रखा है, यहाँ देखिए, ठीक है।
2ACD का वैल्यू आपको निकाल कर दिखाना था, जो कि 3B के इक्वल था। तो सबसे पहले B निकालना पड़ेगा, तभी आप 2ACD का वैल्यू निकाल पाएंगे। B निकालने के लिए हमने क्या किया कि जो ये एंगल है इन दोनों का सम के इक्वल होगा। तो ये 40 दे रखा था, ये B का वैल्यू नहीं दे रखा था, और AC को हमने यहाँ से कन्वर्ट कर लिया B में और यहाँ पर रख कर हमने निकाल लिया। अब ये आपका हो गया, यहाँ पर तो आपने देख लिया 240 आपका ऑप्शन हो गया। अब आगे देखते हैं 49 हो गया। 50 में देखते हैं फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन है, ये वही मैं देख रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल टाइप से है। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि इक्वल दे रखा है, तो इक्वल दे रखेगा तो फ्रेंड्स 240 ही आंसर होगा, ठीक है। अगर प्लस कर देगा तो फिर क्या होगा, 240 और B का इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स 240 प्लस B का यहाँ पर प्लस अगर आप करते हैं तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा वो 280 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे 2ACD पूछा गया है, इंग्लिश वाला ही आप सही मानेंगे, ठीक है। हिंदी वाला आप छोड़ दीजिए, इंग्लिश वाला ही सही मानिए, इंग्लिश वाला के अकॉर्डिंग 240 होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में है दो शीर्षाभिमुख कोण XY का योग 80 है, यानी कि x + y इक्वल टू कितना है, 80 है। और हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x + x इक्वल टू हम लिख देते हैं 80, 2x इक्वल टू हो जाएगा 80, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, तो y का भी वैल्यू 40 होगा, x का भी 40 होगा। लेकिन उसके बाद x और y कोण पूरक है, यानी x + y z और y पूरक है, तो z और y का सम कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ से आप देखिए z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 - y हो जाएगा। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 - y का वैल्यू कितना आया था, 40, तो z का वैल्यू कितना आ गया, 50, z का वैल्यू 50। अब यहाँ पर रख दीजिए 3 × x का 40 - 40 + 50, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 3 = 12, 120 - 40 + 50, तो ये हो जाएगा 170 - 40 यानी 130। 130 थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स कुछ नहीं करना था, x + y आपका 80 दे रखा है, और हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, x y बराबर होगा। तो यानी कि y की जगह भी हम x रख देते हैं, और जब ये रख देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया। जब x का वैल्यू 40 आया तो x और y बराबर है, तो x भी 40 होगा, y भी 40 होगा, है ना। अभी आ गया। और यहाँ पर कह रहे हैं पूरक कोण, पूरक कोण उसको बोलते हैं जिसका सम है, दोनों एंगल का सम क्या होता है, 90 होता है, उसको पूरक बोलते हैं। तो यहाँ हमने कर दिया 90, और यहाँ से हमने z 90 - y कर दिया। y का वैल्यू हमारे पास था, तो z का भी वैल्यू हमने निकाल लिया और 50 आ गया। अब देखिए x का 40, y का 40, z का 50 यहाँ रख देंगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 51 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीकरण के 5 चरणों के बारे में सत्य नहीं है। संदर्भ में वास्तविक समस्या की पहचान करना, कलन विधि को स्मरण करना, अर्थपूर्ण गणितीय समस्या को हल करना, वास्तविक जीवन में गणितीय समाधानों की समझ बनाना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो गणितीकरण के 5 चरणों में से सत्य नहीं है। तो अर्थपूर्ण गणितीय समस्या को हल करना ये नहीं है, बाकी सब मतलब कि जो पूछा गया है कि सत्य नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 52 में आपका जो क्वेश्चन है वो ये है फ्रेंड्स, गणितीय अवधारणाएं एक जटिल संबंधों का जाल बनाती है जिसमें नई अवधारणाएं और पूर्व में सीखी गई अवधारणाएं परस्पर जुड़ी होती है। निम्न में से कौन सा कथन इसे असत्य उपयुक्तता से वर्णित करते हैं। निम्न को पूर्ण संख्या से पहले बढ़ाया जाना चाहिए, भिन्न को पूर्ण संख्या से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अत्यंत उपयुक्तता से वर्णित करता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका है नेक्स्ट, गुणन और विभाजन को योग और व्याकलन से पहले कराया जाना चाहिए, ये भी गलत है। संख्या अवधारणा और पैटर्न बीजीय चिंतन के लिए मूलभूत अंग है, बिल्कुल ये सही है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। 53 में है निम्नलिखित में से क्या सामाजिक संरचनात्मक रूपरेखा पर आधारित गणित कक्षा को निर्दिष्ट करते हैं। अध्यापक डिंस ब्लॉक का उपयोग प्रदर्शित कर रहे हैं, विद्यार्थी एक प्रश्नोत्तरी के लिए हाथ उठाकर उत्तर दे रहा है,
और विद्यार्थी जियो बोर्ड पर स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थी परियोजना पर मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर कर रहे हैं सामाजिक। अध्यापक डिस्क ब्लॉक का उपयोग प्रदर्शित कर रहे हैं। कक्षा को निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पर 53 का आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, विद्यार्थी परियोजना पर मिलजुल कर कार्य करें। यहाँ पर सामाजिक काम हो रहे हैं। सामाजिक मतलब एक साथ मिल करके, ठीक है। 54 क्वेश्चन आपका है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के सामने बीजगणित के निम्नलिखित समस्या प्रस्तुत कर दी। x = y² का ग्राफ कभी x + y² + 2 के ग्राफ को प्रतिच्छेद करते हैं। आप अपने अनुमान का परीक्षण किन किन भिन्न तरीकों से कर सकते हैं? क्या आपका अनुमान x = y² + b के रूप में अन्य समीकरणों के लिए सही होगा? इस तरह का ये क्वेश्चन देती है। निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को प्रस्तुत करने के लिए अधिगम प्रतिफल में से एक द्विघात समीकरणों की तुलना और विश्लेषण, बिल्कुल ये द्विघात समीकरण की तुलना करना होगा। शिक्षिका को केवल इस समाधान पर ध्यान, केवल जहाँ आ गया ये गलत हो जाएगा। शिक्षिका छात्रों के तर्क विवेचन कौशल का आकलन कर सकती है, बिल्कुल इससे कर सकती है। ऐसे प्रश्न छात्रों को भ्रमित नहीं करते हैं। तो 2 ऑप्शन सही है, ए और सी पहले में ही आपको दिख गया, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 55 एक समय अवधि के लिए गणित में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए श्रीमान राजू ने कक्षा 8 के अपने छात्रों के दृष्टांत कार्यों को एकत्रित किया, जिसमें प्रदत्त कार्य, परियोजना, रिपोर्ट, गृह कार्य, मॉडल, इकाई और कक्षा परीक्षाएं इत्यादि सब कुछ शामिल है। श्रीमान राजू द्वारा प्रयुक्त नीति, कौन सी नीति इसमें अपनाई गई? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, संचित अभिलेख नहीं, उपाख्यात्मक अभिलेख नहीं, पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 56 में क्या होगा? परिभाषा। गणित तर्क प्रवृत्ति को मन में व्यवस्थित करने का, बसाने का एक तरीका है। किसके द्वारा दी गई है ये परिभाषा? मतलब किसके द्वारा दी गई है? गणित की लॉक के द्वारा दी गई है ये परिभाषा है। आगे हम बढ़ते हैं 57 में है, एक प्राथमिक विद्यालय में गणित के अध्यापक ने आंकड़ों के प्रबंधन पर पाठ्य योजना बनाते हुए आंकड़ों के प्रबंधन के लिए 4 पद की प्रक्रिया को सूचित करने का सोचा। यह 4 पद यादृच्छिक क्रम में दिए गए हैं। आंकड़ों को एकत्रित करना, आंकड़ों की व्याख्या करना, प्रश्नों को सूत्रबद्ध करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो इसको क्रम में आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, क्रम आपको बताना है कि पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो देखिए, प्रश्नों को सूत्रबद्ध करना पहले ये होगा, उसके बाद आंकड़ों को एकत्रित करना, उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करना, और उसके बाद आंकड़ों की व्याख्या करना। पहले क्या करेंगे? प्रश्नों को सूत्रबद्ध करेंगे, फिर आंकड़ों को एकत्रित करेंगे, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, फिर आंकड़ों का व्याख्या करेंगे। यानी कि पहले सी, फिर ए, फिर डी, फिर बी। ऑप्शन थर्ड में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं 58 आपका क्वेश्चन है, द्वियामी यानी 2D आकृतियों की सर्वांग समता विषय के शिक्षण के बाद मिडिल स्कूल अध्यापक विषय के बारे में छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए उनके साथ चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के दौरान एक छात्र कहता है 2 समान क्षेत्रफल वाले क्षेत्र भी सर्वांग सम होंगे, यानी जिसका समान क्षेत्रफल है तो वो भी क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। एक बच्चा बोलता है, ठीक है, जवाब देता है जब सर्वांग सम पढ़ा रहे हैं टीचर 2D आकृतियों के साथ। तो छात्र के जवाब को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छात्र का सामान्यीकरण सही है, छात्र का सामान्यीकरण चतुर्भुज के लिए सही है। ऐसे उत्तर की अध्यापक को अनदेखी करनी चाहिए, गलत है। छात्र की भ्रांति को अध्यापक द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा छात्र के जवाब को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो ये है, छात्र की ये भ्रांति है, इसको अध्यापक द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। बिल्कुल कि 2 अगर मतलब मान लीजिए आकृति है, उसका क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है कुछ सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो ये 4th ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 59 में देखिए क्वेश्चन है कि एक गणित की कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक कहते हैं 2 पूर्णांकों का सर्वनिष्ठ भाजक वह संख्या है जो कि दोनों दिए गए पूर्णांकों को विभाजित करती है। तो यह एक प्रस्ताव है, परिभाषा है, स्वयंसिद्धि है, मुक्त वाक्य है। ये किस तरह का है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है परिभाषा है, ठीक है। तो आपका सेकंड हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे हम लास्ट बात करते हैं 60 में आपका क्वेश्चन है, शिक्षिका एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को आधा मोड़ती है और उस मुड़े हुए कागज में एक छेद करती है, फिर वह कागज को खोल देती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय वह इस गतिविधि के माध्यम से पढ़ा सकती है? क्या करती है वो कि एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को आधा मोड़ती है,
फिर उस मुड़े हुए कागज़ में एक छेद करती है, फिर वो कागज़ को क्या कर देती है, खोल देती है। तो इससे वो क्या पढ़ाना चाह रही है, सममिति और भिन्न पढ़ाएगी। क्या पढ़ाएगी, सममिति और भिन्न। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, ठीक है, 30 मार्क्स का। आगे हम साइंस का 30 क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये पेपर 2 का अब हमारा सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स। पेपर 2 का 1 जनवरी का हमारा पेपर था, 2022 में जो आपका सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन साइंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी अब तैयारी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।